नमस्कार दोस्तों, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के इस PYQ की सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नागरिकता और मौलिक कर्तव्यों से पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इससे पहले मैंने आपसे डिस्कस किया है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो अभी तक अगर आपने उस सीरीज को नहीं देखा है तो आप इस चैनल पे चले जाइए, वहां पर आपको इंडियन पॉलिटी PYQ इस नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में इस सीरीज के सभी लेक्चर्स एक क्रम से लगे हुए हैं, तो आप वहां जाकर के उन्हें देख सकते हैं। तो इस पूरे सीरीज को एक क्रम से अगर आप फॉलो करोगे तो निश्चित रूप से ये आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो अब आपको अपने स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहे हैं। मेरे साथ इन प्रश्नों को पढ़ते हुए, इन्हें सॉल्व करते हुए और कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखते हुए आप आगे बढ़ेंगे, ऐसी मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं। तो चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। तो भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो यूपी PCS प्री 2018 में पूछा गया ये प्रश्न है। अब देखने में तो ये बेहद आसान है, लेकिन है प्रश्न बहुत ही नया। तो संविधान के किस भाग में किससे संबंधित प्रावधान है, ये लगभग हर एग्जाम में एक इस तरह का प्रश्न हमें दिख जाता है। इसलिए संविधान के सारे भाग हमें रटे हुए होने चाहिए, ये हमें समझ में आता है कम से कम पहले प्रश्न को तो देख करके ही। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? भाग 1, भाग 2, भाग 7 और भाग 9। तो निश्चित रूप से ये आसान प्रश्न है। भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, जैसा कि हम जानते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर है बी। दूसरा, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? अब अगर ये प्रश्न आप देखें तो यूपी PCS प्री 2020, ये तो बिल्कुल ही नया प्रश्न है। और इस प्रश्न में पूछा क्या गया है कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किन अनुच्छेदों में किए गए हैं? तो अनुच्छेद 3 से 10, अनुच्छेद 4 से 11, अनुच्छेद 5 से 11। तो हम जानते हैं कि अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। दो प्रश्न आपने देखा और एक ही एग्जाम में अलग अलग वर्ष में, एक में पूछा गया कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में किए गए हैं, और दूसरे प्रश्न में पूछा गया कि नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं। ठीक है, अगला, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? यह काफी पुराना प्रश्न है। दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, उपरोक्त दोनों और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि भारतीय संविधान एकल नागरिकता को मान्यता देता है। तो भारतीय संघ राज्य की नागरिकता, यही भारत की नागरिकता है। अगर हम संघीय देशों में देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हमें क्या दिखता है? वहां दो नागरिकता हमें देखते हैं। एक तो अमेरिका की नागरिकता है, और दूसरा जिस राज्य का जो निवासी है उस हिसाब से राज्यों के आधार पर नागरिकता है। और दूसरे तरह से अगर हम देखें तो भारत एकल नागरिकता को ही प्रोत्साहित करता है, यानी कि आप केवल भारत के पास पासपोर्ट होल्डर हो सकते हैं, किसी और अन्य देश के नहीं। अगर आपने भारत के अलावा किसी देश की नागरिकता को ग्रहण कर लिया है, तो जैसे ही आपने नागरिकता किसी दूसरे देश की ग्रहण की, वैसे ही आपकी नागरिकता जो भारत की है वो समाप्त हो जाती है। तो भारत एकल नागरिकता को ही सपोर्ट करता है। अगला, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है? राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, राज्य की एकल नागरिकता, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता। तो निश्चित रूप से राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता ये भारत में नहीं है। राज्य की एकल नागरिकता का तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, तो निश्चित रूप से संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। तो ये क्षेत्रीय जो पहचान है, इसका कोई बहुत मतलब नहीं है कि हम कोई बिहारी है, कोई मद्रासी है, कोई केरल का है, इससे कोई मतलब नहीं है। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है। ठीक है, और भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता तो ये भी नहीं है, क्योंकि आप केवल और केवल भारत के नागरिक हो सकते हैं।
अगर जैसे ही आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण किया वैसे ही भारत की नागरिकता आपकी स्वतः समाप्त हो जाती है। अगला, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती जन्म द्वारा, देशीयकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा और भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, 1996 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, जन्म द्वारा भारत में नागरिकता मिलती है। जस सोली और जस कम्यून, ये जो है दो सिद्धांत हैं, एक रक्त संबंध के आधार पर नागरिकता और एक जो है जन्म के द्वारा नागरिकता। क्लास में हमने बड़े विस्तार में जाकर के इनको समझा था और भारत में जो अवैध प्रवासन था उसके कारण कितनी बार जन्म द्वारा नागरिकता और रक्त संबंध के आधार पर जो नागरिकता का पूरा कॉन्सेप्ट था उसमें कितनी बार संशोधन करना पड़ा, इसे भी हमने विस्तार से समझा था। हालांकि पिछले वर्षों में नागरिकता से उतने ज्यादा प्रश्न पूछे ही नहीं गए थे, नहीं तो मेरा ये विचार था कि ये सारी चीजें हम समझें, लेकिन प्रश्न बहुत कम दिखे। ठीक है, तो जन्म द्वारा ये है, देशीयकरण द्वारा तो कोई व्यक्ति जो है 12 वर्ष से भारत में रह रहा है और अब उसका देशीयकरण है, वो भी अब जो है यहाँ वहाँ पान खा करके थूकना सीख लिया है। अब वो भी जो है बसों में बैठ करके, सरकारी बसों में, और उसमें जो है ब्लेड मार करके उसको फाड़ना सीख लिया है, वो भी नियमों को न मानना सीख लिया है, वो भी ट्रैफिक रूल्स को तोड़ना सीख लिया। तो कुल मिलाकर के ये सारी जो गुण हम लोगों के हैं वो जब सीख लेता तो हम कहते हैं कि इसका भी देशीयकरण हो गया है, तो अब इसको भारत की नागरिकता दे देनी चाहिए, क्योंकि अब इसको भारत में रहने में कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि अगर देशीयकरण नहीं हुआ होगा तो इसको परेशानी होने लगेगी। वो कहेगा कि अच्छा देखो, गाड़ी से हम लोग जा रहे हैं और उससे कोई सामान सड़क पर फेंक दिया, कूड़ा करकट सड़क पर फेंक दिया, तो इसको खराब लगेगा। तो देशीयकरण हो गया, ये भी वही करने लगा। तो अब बस किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा, तो हम जानते हैं सिक्किम का सम्मिलन किया गया 1975 में, तो अब सिक्किम के लोग जो है भारत के लोग हो गए। गोवा को लिया गया भारत में, तो गोवा के लोग क्या है कि अब भारतीय पासपोर्ट होल्डर हो गए। तो ये है, अब भारतीय बैंक में धन जमा करके तो ये नहीं हो सकता है। ठीक है, कई ऐसे छोटे छोटे देश हैं अफ्रीका में जहां की उन देशों को धन की मदद करके वहां की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो कुल मिलाकर के भारतीय नागरिकता नहीं दी जा सकती है भारतीय बैंक में धन जमा करके। अगला, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, तो भारत का एक नागरिक कैसे अपनी नागरिकता खो देगा? यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, तो कोई व्यक्ति परित्याग कर दे तो खो ही सकता है। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, तो अगर स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करेगा तब भी खो देगा। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, तो किसी अन्य देश से नागरिक से विवाह करने से किसी की नागरिकता पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा होता है। सरकार की आलोचना करता है, तो सरकार की आलोचना तो इस देश में करोड़ों लोग कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से 1 और 2 ही इसमें से होगा। तो सी हमारा उत्तर है, केवल 1 और 2। तो 6 का जो हमारा उत्तर है केवल 1 और 2, यानी भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है और स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। आगे बढ़ते हैं। नागरिक संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्डधारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है? एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं बिल्कुल हो सकता है। भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी बिल्कुल हो सकती है। वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए, तो OCI कार्ड होल्डर के लिए भी, PIO कार्ड होल्डर के लिए भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इसका तो स्पष्ट रूप से रिस्ट्रिक्शन है कि आप अगर यहां के हैं तो आप ये जो है OCI कार्ड होल्डर नहीं हो सकते, PIO कार्ड होल्डर आप नहीं हो सकते। तो सी हमारा उत्तर है, वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 से लेकर 371I अंतर्विष्ट किए गए हैं। तो ये भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में 2 राजतंत्र, संघ और राज्य है, किंतु नागरिकता इकहरी है।
कोई व्यक्ति जो देशीयकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। तो देखिए, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा, इनको जो है स्पेशल स्टेटस प्रदान किया गया है। स्पेशल स्टेटस केवल जम्मू कश्मीर को ही नहीं दिया गया था। जम्मू कश्मीर का तो मान लीजिए बहुत विस्तृत अधिकारिता थी, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर को छोड़ दें हम, तो 371 के तहत बहुत सारे राज्यों को भी स्पेशल स्टेटस दिया गया। जैसे नागालैंड को, तो उनकी पूरी अपनी जो है संस्कृति अलग है, उनकी परंपराएं अपनी बहुत अलग हैं, तो उन्हें बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं। उसी तरीके से पूर्वोत्तर के राज्य हैं, उसी तरीके से जो पहाड़ी स्टेट हैं। तो ये जो पहला कथन है ये तो जो है सही है। दूसरा, भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में 2 राजतंत्र यानी संघ और राज्य हैं। तो ये तो सही है कि भारत में भी एक संघ है यानी एक केंद्र है और राज्य है कई। किंतु नागरिकता इकहरी है, तो अमेरिका में नागरिकता इकहरी नहीं है। अमेरिका में 2 नागरिकता है, एक तो जो है संघ की नागरिकता है यानी अमेरिका की नागरिकता, और दूसरी वहां के राज्यों की नागरिकता है यानी वहां 2 नागरिकता है। लेकिन भारत में इकहरी नागरिकता है। तो ये भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में 2 राजतंत्र हैं, ये यहां तक तो सही है। किंतु नागरिकता इकहरी है, तो नागरिकता इकहरी भारत में तो है लेकिन अमेरिका में तो नागरिकता इकहरी नहीं है, तो ये गलत हो गया। कोई व्यक्ति जो देशीयकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। तो कोई भी व्यक्ति देशीयकरण के द्वारा अगर भारत की नागरिकता उसने जो है अर्जित की है तो उसकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यह भी गलत है, वंचित किया जा सकता है। तो केवल एक सही है और केवल एक सही है, तो डी हमारा उत्तर है। ये आईएएस प्री 2005 में पूछा गया प्रश्न था, तो डी हमारा उत्तर है, केवल एक। आगे बढ़ते हैं। किस देश में दोहरी नागरिकता पॉलिसी ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ये एमपीपीसीएस प्री 2006 में पूछा गया प्रश्न है। तो भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता यानी पॉलिसी ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप को स्वीकार किया गया है और भारत ने इस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। उसने कहा कि नहीं, बस केवल एक नागरिकता रहेगी। अगला, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद एवं राज्यों की विधानसभाएं सम्मिलित रूप से। तो ए बी सी डी में से हमारा उत्तर है संसद। अब इतना बड़ी शक्ति को और कौन जो है संचालित करेगा? निश्चित रूप से संसद ही है। तो नागरिकता से जुड़े हुए जितने प्रावधान हैं उन सबकी अधिकारिता संविधान ने संसद को दिया है और संसद ने इसी शक्ति का प्रयोग करके नागरिकता अधिनियम 1955 में बनाया, जो कि लगातार संशोधित होता आ रहा है। तो डी उत्तर है हमारा। अगला, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? तो नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? 5 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष। तो इसका उत्तर है 7 वर्ष। सी 11 का उत्तर है हमारा 7 वर्ष और ये छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री में पूछा गया प्रश्न है। अगला, निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? न्यायालय को, राष्ट्रपति को, लोकसभा को, केंद्रीय सरकार को। अब देखिए, इसमें से जितने भी ऑप्शन हैं उसमें से संसद ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, जबकि इसका मौलिक उत्तर संसद ही है। तो इन ऑप्शंस में से तो किसी के पास अधिकार नहीं है, संसद के पास अधिकार है। ठीक है। अगला, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया? ये कब पूछा गया? तो यूपी आरओ मेंस 2016 में पूछा गया। ये भी जो है एकदम लेटेस्ट प्रश्न है। तो नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से पारित किया गया 11 दिसंबर 2019 को। तो 13 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। 9 दिसंबर 2019 को ये लोकसभा से पारित हुआ और 11 दिसंबर 2019 को ये राज्यसभा से पारित हो गया
और 12 दिसंबर 2019 को इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई और फिर 10 जनवरी 2020 से ये लागू हो गया। ठीक है, ये इसकी पूरी कहानी है। तो 13 का उत्तर है बी। अब देखिए, अब हम जो है मूल कर्तव्यों से जुड़े हुए पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में जो मूल संविधान था उसमें तो अधिकारों की खूब बात की गई थी, लेकिन कर्तव्यों की कोई बात नहीं की गई। बाद में जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए, लेकिन वो मूल कर्तव्य कहां जोड़े गए? वो जो है मूल अधिकार के बाद जोड़े गए। लेकिन हम क्या करेंगे कि हम पहले अपने कर्तव्यों को जानेंगे और जब कर्तव्य जान लेंगे तो जो अधिकार है उनको भी हम समझ लेंगे। तो सबसे पहले अधिकार को न जान करके सबसे पहले हम अपने कर्तव्य को ही जानें। तो ये तो एक जो है इस तरह की बात हो गई, जिसे हम कह सकते हैं कि बड़ी आदर्शवादी बात हो गई कि नहीं, हम पहले कर्तव्य जानेंगे फिर अधिकार को जानेंगे। लेकिन यहां पर जो व्यवहारिक दिक्कत थी वो ये थी कि नागरिकता से पिछले वर्ष में ज्यादा प्रश्न पूछे ही नहीं गए थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम टॉपिक में डिस्ट्रीब्यूट करके ही प्रश्नों को देखते हैं ताकि जो है एक क्रम से हम चलें। तो नागरिकता से बहुत कम प्रश्न पूछे गए थे। ऐसे में केवल 13-14 प्रश्नों को डिस्कस करने का एक लेक्चर में कोई मतलब नहीं था। तो हमने कहा कि कैसे इसको क्लब किया जाए। तो हमने कहा कि नागरिकता और मौलिक कर्तव्य इन दोनों को क्लब करके 30-35 प्रश्नों को हम देख लेते हैं और उसके बाद मौलिक अधिकारों की बात करेंगे तो उसमें तो बहुत सारे प्रश्न हैं और जो है जो डीपीएसपी है उससे भी जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न हैं। तो इसलिए हम इसे पहले ही देख रहे हैं। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्यों से जुड़ा हुआ पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है? आईएएस प्री 2017 पहला ही प्रश्न आईएएस में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। यह विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। तो देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को जस्टिएबल राइट्स के रूप में रखा गया, यानी इसे जो है न्यायोचित अधिकार के रूप में रखा गया, यानी इन्हें वाद योग्य रखा गया, यानी मौलिक अधिकारों के हनन पर आप कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन मौलिक अधिकारों के साथ साथ ही राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भी संविधान में स्थान दिया गया। लेकिन राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को गैर वाद्य या अवाद्य योग्य, गैर न्यायिक यानी नॉन जस्टिएबल रखा गया, यानी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में लिखी किसी बात को लेकर के आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक उसी प्रकार से जैसे डीपीएसपी में लिखी हुई किसी बात को लेकर के आप कोर्ट में नहीं जा सकते, उसी तरीके से मौलिक कर्तव्यों में लिखी बात को लेकर के आप पर जो है कोई प्रक्रिया नहीं चलाई जा सकती, यानी कोई दंड आपको नहीं दिया जा सकता। तो इसीलिए इसे कहा जाता है मौलिक कर्तव्यों को कि ये केवल एक नैतिक उपदेश की भांति है। इनका अगर आप उल्लंघन भी कर देते हैं तो कुछ लिखा नहीं है कि मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन होने पर आपको दंडित किया जा सकता है। तो ये केवल एक नैतिक उपदेश की तरह ही है। तो इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है, तो बिल्कुल नहीं दी गई है, कोई विधायी प्रक्रिया नहीं है। यह विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है, तो यह विधिक कर्तव्यों के साथ बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। यानी जो और सारे कानून हैं जो हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस आधार पर रोकते हैं, उनके साथ ये परस्पर संबंधित नहीं है। तो ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित नहीं है, तो न तो एक न ही दो, ये जो है हमारा इसका उत्तर है डी। अगला, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? यूपी पीसीएस प्री 2012, उत्तराखंड पीसीएस प्री 2002। बलवंत राय मेहता समिति, आयंकर समिति, स्वर्ण सिंह समिति, ठक्कर समिति। तो स्वर्ण सिंह समिति
की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इंदिरा गांधी की सरकार थी और इंदिरा गांधी को यह स्पष्ट रूप से लग रहा था कि भारतीय संविधान में अधिकारों की तो बात खूब की गई है लेकिन कर्तव्यों की कोई बात नहीं की गई है। तो अधिकार बिना कर्तव्य के व्यक्ति को भ्रष्ट बनाते हैं, ये जो है सार्वभौमिक सत्य है। तो इनको कुछ कर्तव्य भी पकड़ाया जाए। अगला, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? 42वां संविधान संशोधन, 56वां, 73वां? तो निश्चित रूप से इसका उत्तर है 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? चौथे, पहले, दूसरे, तीसरे? अब देखिए, ये RS-RTS प्री री एग्जाम 2013 में पूछा गया है और RS के जो प्रश्न रहते हैं इन जनरल अगर आप देखेंगे तो उनका लेवल जो है काफी अच्छा रहता है। अब यहां पर जो है एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि जो कुल प्रारंभ में 10 और बाद में एक और 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, उनका क्रम आपको पता है कि नहीं? तो ये ज्यादा डीप में जाकर के फैक्ट पूछ लिया गया। तो भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे छूट रखने के मूल कर्तव्यों को तीसरे स्थान पर रखा गया है। डी हमारा उत्तर है। आइए एक बार जो है हम देख लें सभी मूल कर्तव्यों की सूची को। तो भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वो भारतीय संविधान का पालन करे तथा इसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। इसे बड़े विस्तार से हमने समझा है कि इसका अर्थ क्या है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। अब उच्च आदर्श हैं क्या, इसको भी हमने समझा हुआ है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें, ये तीसरे नंबर पे है जो प्रश्न था। देश की रक्षा करें तथा आवश्यकता के समय देश की सेवा करें। क्षेत्र, भाषा, धर्म से ऊपर उठकर समानता तथा समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। भारत की समृद्ध संस्कृति विरासत की रक्षा करें, ये छठा। सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा तथा संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। और माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करे। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक नीति निर्देशक तत्व, एक मूल कर्तव्य बना। ठीक है, तो ये बाद में जोड़ा गया। 11वां, मूल संविधान में 10 थे। अब अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? अनुच्छेद 50 में, अनुच्छेद 51A में, अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 53 में। तो देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग जिसे हम जानते हैं पार्ट 4 सब क्लॉज A, उसमें एक ही आर्टिकल है जिसे हम जानते हैं 51 सब क्लॉज A। ठीक है, तो अनुच्छेद 51 को बी हमारा उत्तर है। अगला, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया 1976, 1979, 75, 78। तो निश्चित रूप से ये 1976 इसका उत्तर है। तो 6 का हमारा जो उत्तर है वो है ए। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित किए गए हैं? भाग 3, भाग 4, भाग 4, खंड क, भाग 6। तो भाग 4 खंड क। ठीक है, ये हमारा उत्तर है सी। अगला, निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे? AR अंतुले, SS रे, हरिदेव जोशी और CM स्टीफन। तो देखिए स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में जो समिति का गठन किया गया था उस समिति में कुल 12 सदस्य थे और उसकी अध्यक्षता कर रहे थे
सरदार स्वर्ण सिंह। इस लिस्ट में से हरदेव जोशी को अगर हम हटा दें तो AR अंतुले, SS रे और CM स्टीफन थे। तो 1, 2 और 4, तो 1, 2 और 4 हमें कहां दिखता है? C में। तो ये हमारा उत्तर है। अब देखिए ये भी RAS RTS प्री 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इन जनरल अगर आप किताबों में पढ़ेंगे तो कितनी भी किताबों को आप पढ़ लें, ये ही नहीं पता चलेगा कि ये स्वर्ण सिंह समिति में कुल कितने सदस्य थे और उन सदस्यों के नाम क्या क्या थे, ये नहीं पता चलता है। लेकिन इस जो है एग्जाम में इस तरह का प्रश्न पूछा गया, तो बहुत कठिन प्रकार का जो है प्रश्न बनाने के लिए RS RTS के जो लोग बनाते हैं पेपर वो जाने जाते हैं। अगला, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, ये तो DPSP है। हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, यही है। बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, छुआछूत की परंपरा को से समाप्त करना, तो निश्चित रूप से हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित रखना। तो 9 का जो हमारा उत्तर है वो है B। तो मौलिक कर्तव्यों की पूरी सूची हमें याद होनी चाहिए। अगला, एक नागरिक के मूल कर्तव्य में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? एक नागरिक के मूल कर्तव्य में से निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, निश्चित रूप से स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें, निश्चित रूप से अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, ये नहीं है। अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, ये जो है मौलिक कर्तव्यों के रूप में नहीं है। अनुच्छेद 17 में स्पष्ट रूप से जो है लिखा है कि अस्पृश्यता का सभी रूपों में जो है अंत किया जाता है और इसका जो भी आचरण करेगा या इसका आचरण निषिद्ध किया जाता है, और इसके लिए तो फिर प्रॉपर अलग से जो है कानून भी बनाया गया कि आप अस्पृश्यता का मामला नहीं कर सकते। तो ये तो एक मौलिक अधिकार के तहत दिया गया है। तो C नहीं है, D भी है, ठीक है। तो इसमें से 10 का जो हमारा उत्तर है वो है C। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। तो ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है DPSP का अनुच्छेद 40। तो ये जो है DPSP है, यानी डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। तो C इसका हमारा उत्तर है। UPPCS प्री री एग्जाम 2015 का ये प्रश्न है। अगला, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया है? देश की रक्षा करना, आयकर अदा करना, हमारी सामसिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परीक्षण और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। तो देश की रक्षा करना, आयकर अदा करना, हमारी सामसिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा को परिरक्षण और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। तो देखिए 2 तो निश्चित रूप से नहीं है, तो 2 अगर नहीं है तो D हमारा उत्तर है। 1, 3 और 4, 1, 3 और 4। अब ऐसे आयकर अदा करना बना ही देना चाहिए एक मौलिक कर्तव्य, लेकिन ये जो है मौलिक कर्तव्य है नहीं। तो D हमारा उत्तर है 1, 3 और 4। अगला, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है? मिश्रित संस्कृति की समृद्धि विरासत की रक्षा, निश्चित रूप से। सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास, निश्चित रूप से। व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्षता के लिए प्रयत्न करना, तो निश्चित रूप से सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करना, ये नहीं है। ये तो सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करना, तो रक्षा करने का अर्थ तो बहुत विस्तृत हो सकता है। तो ये तो सरकार ही कर लेगी। आपको करना है कि इस संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा करिए, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास करिए, काम चलाने जैसा मत रखिए, लगातार जो है अपने को बेहतर करते जाइए, ठीक है। व्यक्तिगत और सामूहिक क्रियाकलाप के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करिए। तो क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो 1, 3 और 4, तो 1, 3 और 4 हमें कहां दिखता है? C में। तो 13 का जो हमारा उत्तर है वो है C।
अगला, निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? ग्राम पंचायत, राष्ट्रीय ध्वज, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और डी वन्य प्राणी। तो वन्य प्राणी का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। तो 14 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन एक गलत है? मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है? निश्चित रूप से नहीं है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं निश्चित रूप से। अनुच्छेद 51 प्रत्येक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है। तो मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों से अलग हैं, बल्कि प्रारंभिक संविधान में, मूल संविधान में तो इनका जिक्र भी नहीं था, ये तो बाद में जोड़ा गया है। तो 15 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। निम्न में से कौन एक गलत है? तो मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार का हिस्सा नहीं है। ठीक है। इस प्रकार से नागरिकता और मौलिक कर्तव्यों से पिछले वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने देखा। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।